Hello everyone, this is Riddhi Dubey and in this video we are going to study about the nature of stresses which acts on the pavement, right? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा पेमेंट बना होता है वो पेमेंट पे कितने तरीके के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं और वो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं हमारे लोड और टेम्परेचर की वजह से, राइट? तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन स्ट्रेसेस को देखेंगे और फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा वर्स्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो जो हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट अगर बना रहे हैं तो वो हमारा हमको पता है कि उसकी जो डिज़ाइन लाइफ होती है वो हमारी अराउंड 15 ईयर्स की होती है और जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसकी लाइफ जो है वो डबल ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट वो की लाइफ होती है, लाइक वो 30 ईयर्स की अराउंड होती है। तो जब हम पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो हमें उनके जो लोड और उन पे जो स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं टेम्परेचर की वजह से उनका कैलकुलेशन कर लेना होता है और उस बेसिस पे ही उतने स्ट्रेसेस को बेयर जो कर सकता है उसी तरीके का पेमेंट हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो हमारे स्ट्रेसेस के नेचर हैं पहले हम उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा लोड की वजह से जो आने वाले स्ट्रेसेस हैं उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा पेमेंट का सेक्शन लिया गया है और जैसा कि हम स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते हैं तो हमने स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू द लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो हमारा जब हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं स्ट्रेसेस का तो वो हम वेस्टरगार्ड मेथड से करते हैं। और जो हमारा वेस्टरगार्ड मेथड होता है उस वेस्टरगार्ड मेथड में जो हमारा एक्सप्रेशन होते हैं उस एक्सप्रेशंस में पी जो है वो हमारा लोड को बताता है, राइट? तो जब भी हमसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उनको निकालिए तो हम वेस्टरगार्ड मेथड का यूज़ करते हैं, राइट? इसी तरीके से जब हमसे बोलता है कि टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग जो वार्पिंग स्ट्रेसेस के इक्वेशंस पढ़े हैं उसका यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं उनको निकालते हैं, राइट? जो हमारा टेम्परेचर की वजह से आता है, जब हम वेस्टरगार्ड मेथड का एक्सप्रेशन देखेंगे तो उसमें पी मेंशन होता है। पी जो है वो लोड की वजह से है और अगर हमारा वार्पिंग स्ट्रेस है उसके इक्वेशंस में स्मॉल टी का यूज़ होता है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। तो जब भी हमसे बोलता है कि लोड और हमारा टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उनका वैल्यू निकालिए तो आपको ये समझना होगा कि जो पी है जो लोड की वजह से होगा उसको निकालने के लिए हम लोग वेस्टरगार्ड मेथड का यूज़ करेंगे और जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा उसको निकालने के लिए वार्पिंग स्ट्रेसेस का यूज़ करेंगे। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन क्या है कि हम लोग जब वैल्यूज़ को निकालते हैं तो वैल्यूज़ को हम लोग जब हम लोग स्ट्रेसेस निकालते हैं तो स्ट्रेस को मेनली हम लोग 3 पार्ट्स में 3 सेक्शंस में निकालते हैं, इंटीरियर सेक्शन, एज सेक्शन एंड कॉर्नर सेक्शन, राइट? इसी तरीके से जब हम लोग टेम्परेचर स्ट्रेसेस का भी कैलकुलेशन करते हैं तो इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर पे करते हैं, राइट? तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई लोड है हमारा पी और ये पी जो लोड है वो हमारा पेमेंट पे आ रहा है, राइट? तो जब हमारा कोई भी जो व्हीकल होगा, व्हीकल का जो पूरा लोड होता है वो उसके जो उसका टायर होता है उसके थ्रू जब कॉन्टैक्ट एरिया जो टायर और पेमेंट के बीच का कॉन्टैक्ट होता है तो टायर से वो लोड ट्रांसफ़र होता है पेमेंट पे। तो जो भी हमारा व्हीकल का लोड है पी, ये जो पी लोड है जब हमारा पेमेंट में पड़ता है तो क्या होता है कि हमारा जो अपर रोड का टॉप सेक्शन होता है वो हमारा अंडर कंप्रेशन होता है और जो नीचे का बॉटम सेक्शन होता है वो हमारा अंडर टेंशन होता है, ठीक है? तो ये हमने इंटीरियर सेक्शन का निकाल लिया, राइट? अब क्या है कि हम एज सेक्शन पे देखते हैं। जो हमारा किनारा होता है तो जो किनारा होता है उस पर भी ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन लग रहा होता है, राइट? अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई कॉर्नर का सेक्शन है, रोड का कॉर्नर है और रोड के कॉर्नर पे अगर मान लीजिए हमारा कॉर्नर पे पी लग रहा है, कॉर्नर पे पी लोड लग रहा है तो पी लोड लगने की वजह से यहाँ पर लोड पड़ेगा इस सेक्शन पे। तो हमारा जो रोड जो हमारा पेमेंट है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि उस पर प्रेशर आ रहा है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा तो डिफ्लेक्शन की वजह से ये हमारा ऊपर जो है डिफ्लेक्शन जब होगा तो ये हमारा जो लेंथ है वो ओवरऑल थोड़ा सा एक्सटेंड होने लगता है। तो उस एक्सटेंशन की वजह से हमारा जो ऊपर है वो टेंशन और नीचे जो है वो कंप्रेशन आने लगता है, राइट? तो ये हमारा लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं इंटीरियर सेक्शन, एज सेक्शन एंड कॉर्नर सेक्शन पे, ये हमने देख लिया। अब क्या है कि हम टेम्परेचर के बेसिस पे देखते हैं कि टेम्परेचर के बेसिस पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे होगा। तो इसके सबसे पहले इसके फिनोमेना को समझते हैं कि इसकी फिनोमेना क्या है, राइट? तो हमने यहाँ पर क्या किया है, डे टाइम लिया है और नाइट टाइम लिया है, ठीक है? वार्पिंग स्ट्रेसेस जो हमारे टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, जब पेमेंट है हमारा, पेमेंट को जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ जो फैक्टर्स होते हैं लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेनफॉल,
तो ये सब की वजह से हमारा जो पेमेंट है वो बहुत जल्दी टाइम के साथ साथ डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर ये हमने पेमेंट का सेक्शन लिया और ये पेमेंट का हमारा ये टॉप सेक्शन है, राइट, और ये हमारा जो है वो बॉटम सेक्शन है। अब होता क्या है कि जब इनिशियली जब टेम्परेचर हमारा, जब दिन की शुरुआत हो रही होती है और टेम्परेचर एक टाइम पे अपने पीक पे पहुंच जाता है, तो पीक पे पहुंचने तक क्या होता है कि जब हमारा बिल्कुल मिड नून की सिचुएशन आती है, तो हमारा जो टॉप सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि जो पेमेंट पे टेम्परेचर जो होता है सन का, वो बहुत ज़्यादा टॉप सर्फेसेस पे पड़ता है। तो टॉप सरफेस पे पड़ने की वजह से जब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वहाँ पे, और जो पेमेंट है वो हमारा एक्सटेंड होना चाहता है, वो उसमें एक्सपेंशन की फिनोमिना होती है, राइट, ठीक है, एक्सपेंशन की फिनोमिना यहाँ पर होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये पेमेंट जो है वो हमारा एक्सपेंस होना तो चाहता है, लेकिन जो हमारा पेमेंट का सेल्फ वेट होता है, वो सेल्फ वेट उसको रिस्ट्रेन करता है, वो उसको एक्सटेंड नहीं होने देना चाहता, राइट। इसकी वजह से जो हमारा टॉप सेक्शन है, जब वो उसको पेमेंट का सेल्फ वेट उसको रिस्ट्रेन करता है, रोकता है उसको एक्सपेंड होने से, तो ऊपर जो हमारा टॉप सरफेस होगा डे टाइम में, वो ऊपर जो है हमारा कंप्रेशन डेवलप होगा, और नीचे जो है वो हमारा टेंशन डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को इसमें ध्यान रखना है कि जो पेमेंट का सेल्फ वेट है उसकी वजह से कंप्रेशन और टॉप सरफेस पे आता है, और नीचे जो है कंपैरेटिवली जो हमारी सबग्रेड की लेयर होती है वो ठंडी होती है। तो दिन में क्या होता है कि जो हमारा टॉप सेक्शन है वो गर्म है, और जो बॉटम सेक्शन सबग्रेड का सेक्शन है वो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर की होती है। यही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉप सरफेस एक्सपेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट द वेट ऑफ द पेमेंट ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक, ठीक है। इसलिए जो हमारा टॉप सेक्शन होगा वहाँ पे कंप्रेशन होगा, और जो हमारा बॉटम सेक्शन होगा वहाँ पे टेंशन होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वार्पिंग डाउन। वार्पिंग डाउन का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, इसको ये यहाँ पर ये जो पूरी जो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बन रहा है पेमेंट का, ये नीचे की तरफ हमको बेंड होता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वार्पिंग डाउन, ठीक है। अब हम लोग ये सेक्शन लेते हैं एक, हम ये हमने डे टाइम लिया है, अब हम क्या करते हैं, नाइट सिचुएशन लेते हैं। अब नाइट के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो पेमेंट है दिन में क्या होता है, टॉप सरफेस पे जो हमारी सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट की वजह से हमारा जो टॉप सरफेस है वो बहुत गर्म हो जाता है। अब रात में जैसे जैसे हमारा मिड नून के बाद की सिचुएशन होगी, तो मिड नून के बाद से टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे लो होना शुरू होगा, ठीक है। तो अब हमारा टॉप सरफेस जो है, अब जैसे कि शाम होगी, तो शाम होने पे जब टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाएगा, तो हमारा जो ऊपर का सरफेस होगा, टॉप सरफेस होगा, वो जल्दी ही ठंडा भी हो जाएगा फिर। तो वो ऊपर की सरफेस जो होती है वो ठंडी होने लगती है, लेकिन जो हीट एब्जॉर्ब्ड होता है, पेमेंट के टॉप सरफेसेस ने जो हीट एब्जॉर्ब किए हैं, वो अब हीट ट्रांसफ़र करने लगता है नीचे की तरफ। तो वो जो हमारा हीट जनरेट हुआ था टॉप सरफेस पे दिन में मिड नून और मिड नून के पहले, वो अब मिड नून के बाद और रात के टाइम में वही जो हमारा पेमेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब किया रहता है, वो अब नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होने लगता है, ठीक है। तो जब वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होने लगता है, तो अब ऊपर की जो टॉप सरफेस होती है वो वो ठंडी हो जाती है, और जो नीचे की हमारी सबग्रेड की लेयर होती है वो गर्म हो जाती है। तो जो सिचुएशन दिन में हो रही होती है पेमेंट पे, सेम वही सिचुएशन पेमेंट में रात पे भी हो रही होती है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, हम देख सकते हैं कि जो हमारा अब क्या हुआ कि नीचे की लेयर जो होगी वो हमारी गर्म होगी, और नीचे की लेयर जाकर गर्म होगी तो वो एक्सटेंड होना चाहिए, और वो जब एक्सटेंड होगी तो पेमेंट का सेल्फ वेट फिर वो नहीं चाहता है कि ऐसी सिचुएशन हो, वो उसको वापस से रिस्ट्रेन करता है। तो नीचे के जो सरफेस होती है उस पर कंप्रेशन हो जाता है, और जो आपकी टॉप सरफेस होती है उस पर टेंशन जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, ये हमारा जो पेमेंट है उसका जो शेप हो जाता है वो वार्पिंग अप की सिचुएशन हो जाती है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है इसमें ये वार्पिंग अप की कंडीशन को शो कर रहा है, राइट। तो ये हमारा लोड स्ट्रेसेस की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, और जो वार्पिंग स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हम देखते हैं यहाँ पे फ्रिक्शनल स्ट्रेस की वजह से। फ्रिक्शनल स्ट्रेस अगर आता है तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस की वजह से किस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है। होता क्या है कि जो हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है, फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि दो सरफेसेस के बीच में, जब दो सरफेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस जनरेट होते हैं उनको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारी सबग्रेड की लेयर होती है और जो टॉप सरफेस होती है, तो उन दोनों के बीच में जो हमारे फोर्सेस, जो हमारे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, वो हमारे फ्रिक्शनल स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो सिचुएशन होती है, समर सीज़न में ये कंप्रेशन में रहती है, और जो विंटर सीज़न होता है उसमें ये टेंशन में रहती है,
ठीक है। तो हमारे 3 तरीके के स्ट्रेस, अब जो हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है वो फ्रिक्शनल स्ट्रेस सबग्रेड और टॉप सरफेसेस के बीच में लगने वाले स्ट्रेसेस हैं, और दोनों का नेचर तो अपोजिट होता ही है, क्योंकि जब क्या होता है कि समर्स में जो हमारी टॉप सरफेस है वो गर्म हुई तो बॉटम सरफेस ठंडी है, बॉटम सरफेस अगर गर्म है तो टॉप सरफेस ठंडी है, तो दोनों में क्या होता है आपस में ही फ्रिक्शन जनरेट हो रहते हैं। तो सबग्रेड जो है वो कंप्रेशन लगाता रहता है, जो सबग्रेड जो नीचे की लेयर होती है वो टॉप सरफेस पे। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो हमारे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं उनको हम लोग फ्रिक्शनल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि समर्स के सिचुएशन में कंप्रेशन होता है और विंटर्स के सिचुएशन में टेंशन जनरेट होता है। तो हमने 3 तरीके के स्ट्रेसेस पढ़े, लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस देखते हैं कि किस तरीके से वर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग को ये देखना है सिंपली कि तीनों स्ट्रेसेस, लोड, वार्पिंग और फ्रिक्शनल, ये तीनों जो हैं वो टेंशन में हो। हमको किसी भी 3 का कॉम्बिनेशन ढूंढना है, ये दोनों या तो दोनों टेंशन में हो या तीनों कंप्रेशन में हो, तो इस तरीके की सिचुएशन देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लोकेशन डिसाइड किया। एक हमने लोकेशन लिया, जो टेबल बनाया, लोकेशन में हमने क्या देखा, इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर, क्योंकि हम लोग पेमेंट के 3 सेक्शंस को लेके स्टडी स्ट्रेसेस का कर रहे थे, एक इंटीरियर सेक्शन पे, एक एज सेक्शन पे और एक कॉर्नर सेक्शन पे। ठीक है, तो हमने ये देखा। अब क्या है, हमने क्या देखा, हमने पोर्शन इसका बनाया। पोर्शन में क्या आया गया आपका, इंटीरियर पे टॉप एंड बॉटम, एज पे टॉप एंड बॉटम, कॉर्नर पे टॉप एंड बॉटम। ठीक है, हमने जो लोड स्ट्रेसेस अभी बनाए थे वो लोड स्ट्रेसेस में हमने देखा था कि ये हमारा लोड स्ट्रेस है, और लोड स्ट्रेस में ऊपर की तरफ कंप्रेशन है, नीचे की तरफ टेंशन है इंटीरियर सेक्शन पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे टेंशन लिख दिया। ठीक है, एज पे क्या है, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो हमने यहाँ पे एज पे कंप्रेशन और टेंशन लिख दिया। यहाँ कॉर्नर पे हमने देखा था कि ऊपर टेंशन है नीचे कंप्रेशन, तो हमने यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन लिख दिया। ये हमारा लोड स्ट्रेसेस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे बना लिया है। राइट, अब हमने क्या किया, वार्पिंग स्ट्रेस लिया। वार्पिंग स्ट्रेस की हमने 2 कंडीशन पढ़ी, एक डे की और एक नाइट की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डे और नाइट की सिचुएशन में अब हम देखते हैं कि जो डे सिचुएशन है, डे में ऊपर की तरफ टॉप सरफेस पे हमारा कंप्रेशन लग रहा है और बॉटम पे टेंशन लग रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन लिख दिया। ठीक है, राइट, ये हमारा इंटीरियर सेक्शन था। अब ये जो फिनोमिना हो रही होती है डे टाइम में, ये इंटीरियर, एज और कॉर्नर तीनों के लिए है। नाइट में हमारा इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे टेंशन और कंप्रेशन, टॉप सरफेस पे टेंशन, बॉटम में कंप्रेशन, ये तीनों कंडीशंस के लिए होगा। तो हमने क्या किया, डे में कंप्रेशन टेंशन, एज में इंटीरियर सेक्शन पे। अब हमने डे में ही एज पे कंप्रेशन और टेंशन लग रहा है, डे में ही कॉर्नर पे कंप्रेशन और टेंशन लग रहा है, ये तीनों के लिए ये फिनोमिना फॉलो होगी। ठीक है, अब हमने नाइट के लिए देखा तो जस्ट उसको ऑपोजिट हो रहा है, कंप्रेशन और टेंशन था दिन में, रात में इसका ऑपोजिट हो गया हीट ट्रांसफ़र की वजह से, तो ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन आ गया। तो हमने क्या किया, ये जो टेबल फॉर्म किया है यहाँ पे इंटीरियर में टेंशन कंप्रेशन। फिर इसी तरीके से एज सेक्शन पे क्या हुआ, हमारा ऊपर का एज टेंशन कंप्रेशन, कॉर्नर पे टेंशन कंप्रेशन, ये हमने एक टेबल बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल स्ट्रेस लेते हैं। फ्रिक्शनल जो स्ट्रेस हमने लिया है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस हमको पता है जो समर की सिचुएशन होगी, समर में टोटल कंप्रेशन लग रहा है इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर के दोनों सेक्शन पे, टॉप एंड बॉटम पे, तो हमने सारे को कंप्रेशन से लिख लिया है। इसी तरीके से अगर हम विंटर्स के लिए देखेंगे तो विंटर्स के लिए टोटल वो टेंशन में होगा। ठीक है, अब जब हमको वर्स्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, टेंशन जोन को लिया पहले, तो टेंशन जोन को लिए। तो अब हम क्या देखते हैं कि अब जैसे यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है, अगर विंटर सेक्शन होगा और विंटर्स के टाइम में जो टेंशन बनेगा, विंटर्स के समय में क्या होगा, वो सारा का सारा हमारा इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर के टॉप एंड बॉटम पे टेंशन ही होगा। ठीक है, तो हमने एक सिचुएशन ली। अब जैसे हमने क्या किया, ऐसा हमें लेना है कॉम्बिनेशन जिसमें लोड स्ट्रेस भी टेंशन हो, वार्पिंग भी टेंशन हो और फ्रिक्शनल भी टेंशन हो। राइट, तो अब फ्रिक्शनल टेंशन कब है, विंटर्स में। सारे विंटर्स में टॉप एंड बॉटम पे, इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर तीनों जगह पे वो क्या है, टेंशन जोन में है। तो विंटर्स में डे की कंडीशन और डे में भी बॉटम, यानी विंटर्स में बॉटम में और वो भी दिन में जो कॉम्बिनेशन होगा वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने एज पे कैलकुलेट किया, तो एज पे भी क्या है, बॉटम में
डे में और विंटर में, यानी कि जो हमारा विंटर्स की सिचुएशन बनेगी, विंटर्स में के दिनों में दिन का जो टाइम होगा उसमें जो बॉटम सेक्शन होगा वो हमारा वर्स्ट फेज ऑफ कॉम्बिनेशन होगा इंटीरियर और एज सेक्शन के लिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, कॉर्नर्स के लिए लेते हैं। कॉर्नर्स के लिए अगर हमने लिया तो कॉर्नर्स में क्या है, हमने देखा जो हमारा लोड स्ट्रेस आ रहा है वो टॉप पे टेंशन में है, वार्पिंग स्ट्रेस जो है वो नाइट में टेंशन पे है, और फ्रिक्शनल स्ट्रेस तो हम जानते ही हैं कि वो विंटर्स में टेंशन जोन में है। तो हमने ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया, तो तीनों के कॉम्बिनेशन से हमको क्या समझ में आया कि हमारे विंटर सीज़न में रात के समय में जो टॉप सेक्शन होगा वो हमारा वर्स्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा, यानी कि विंटर्स के सीज़न में हमारा बॉटम का तीनों में, इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर में, तीनों में अलग अलग फिनोमिना होगी। हमने इसको तीनों से अलग अलग निकाला कि हमको ये कॉम्बिनेशन जो है वो तीनों के लिए बनानी है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों टेंशन जोन में हो या तीनों कंप्रेशन जोन में हो तो हमारा वर्स्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, राइट। तो ये हमारा जो है वो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस थे जो हमने तीनों पे निकाला हुआ है, तीनों के बेसिस पे निकाल रखा है, लोड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और फ्रिक्शनल स्ट्रेस की वजह से, और फिर हमने तीनों का वर्स्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल जो इस पर बेस्ड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।